जोरदार तालियों के साथ ब्रदर आमिर को इस्तकबाल करूंगा। प्लीज आमिर, कम ऑन स्टेज। ये वो साथी है, प्लीज तालियां चालू रखिए, क्योंकि ये बहुत ही बेचारे, आज इनका बड़ा प्रोग्राम हो रहा था, हम होंगे कामयाब एट शान मकानंद हॉल। अगर कोई बच्चा उधर गया होगा तो उसने देखा होगा कि आमिर वाज देयर फॉर द प्रेजेंटेशन एंड ऑल। ये लोग पूरी तरह से साल भर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं सिर्फ इकरा के लिए। ये लोग दोपहर का 4 बजे बिजी होने के बावजूद भी यहाँ है। तो प्लीज वेलकम आमिर, जज़ाकल्लाह खैर। प्लीज कैरी ऑन, ऑल स्टूडेंट्स आर योर्स, प्लीज। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सभी को मुबारकबाद के आप लोगों के लिए इतनी अच्छी टीम मौजूद है, जिसमें बुज़ुर्ग मौजूद हैं, और इन बुज़ुर्गों में ऐसे लोग हैं जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं और अपने मोहल्ले के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने इलाके में रहने वाले बच्चों के लिए फ़िक्रमंद हैं। और लगातार कई बरसों से इकरा इस तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती है कि आप स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पर और पेरेंट्स को ख़ास तौर पर हौसला मिले, उनकी रहनुमाई हो, उनकी हिम्मत अफजाई हो, और इस इलाके के अंदर, इस मोहल्ले के अंदर एक पॉजिटिव तब्दीली आए। और मेरे ख्याल से लगातार इकरा के प्रोग्राम्स का नतीजा है। और इस तरह की और बहुत सारी एनजीओज़ हैं जिन्होंने अपना पूरा फोकस, पूरा दम खम जो है वो एजुकेशन या एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट पर लगाया है, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि न सिर्फ ये कि हमारे बच्चे तालीमी मैदान में मुख्तलिफ़ फील्ड्स में जा रहे हैं, बल्कि उन पोजीशंस पर आज मौजूद है कि आप कितने भी कानून लेकर आ जाएं, लेकिन इन बंदों को जो जिस पोस्ट पर वो मौजूद है उनसे शायद उनको हटाना मुश्किल होगा। क्योंकि ऐसे कई लोगों को हम जानते हैं जो हिंदुस्तान के न्यूक्लियर प्लांट को संभाल रहे हैं, ऐसे कई लोगों को हम जानते हैं जो इसरो और नासा के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे कई लोगों को हम जानते हैं जो हिंदुस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर अपना भरपूर रोल अदा कर रहे हैं। तो ये काम जारी रहना चाहिए और मल्टीप्लाई होना चाहिए। जितने बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, ये 2019 ख़त्म होने आ रहा है, 2020 से लेकर 2030 तक 10 साल का अरसा आपकी ज़िंदगी के लिए, जो ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। क्योंकि 10 साल में जो तब्दीली, पिछले 10 सालों में जो तब्दीली आई है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ तब्दीली आई है। और आखिरी तब्दीली मैं सिर्फ इसका एक मिसाल देना चाहूँगा कि नॉलेज पहले ऐसा हुआ करता था, अपडेट होने के लिए पहले सैकड़ों साल लगा करते थे, फिर ऐसा हुआ कि वो सैकड़े दहाइयों में आए, और अब ऐसा हो रहा है कि महीने नहीं बल्कि दिनों के अंदर आज जो मोबाइल फ़ोन आपने इस्तेमाल किया है कल वो आउटडेटेड हो जा रहा है। टेक्नोलॉजी और इनकलाब, तरक्की इतनी ज़बरदस्त तरीके से, इतनी ज़बरदस्त रफ्तार के साथ में बदल रही है कि अपने आप को कोप अप करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो ऐसे दौर के अंदर आप सभी बच्चे, पेरेंट्स ख़ास तौर पे ख्याल करें कि आप किस डायरेक्शन में जाएंगे, किस फील्ड का चॉइस करेंगे, उसको सोचना समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जो शायद अब आउटडेटेड हो चुकी हैं। आपने देखा होगा कि अब सारे काम स्कूल के अंदर वो ऑनलाइन हो गए। जितने भी स्कूल के बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, शायद उनको ये पता नहीं है कि महाराष्ट्र स्टेट के किसी भी एक शख्स को, मुझे या आप में से जो बैठा हुआ शख्स है, उसको अगर ये पता करना हो आज की तारीख में कि महाराष्ट्र स्टेट में कितनी स्कूल्स हैं, हर स्कूल में कितने बच्चे हैं, हर स्कूल में कितने टीचर्स हैं, कितने टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, टिप ऑफ द फिंगर आज वो डेटा मौजूद है। यूडाइस का अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो आज आप ये समझ कर चलिए कि क्लरिकल वर्क करने वाले लोगों का काम खत्म हो गया है, आज उसकी जगह टेक्नोलॉजी ने ले लिया है। बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जो तकरीबन खत्म हो गई। आप देखिए, पहले मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स हुआ करते थे जिनकी काफ़ी डिमांड थी, आज तो ऑनलाइन शॉपिंग होती है।
आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको होटल तक जाने की जरूरत नहीं है। आप ऑर्डर कीजिए, आपके घर में जोमैटो और दूसरे जो ऐप्स हैं उसके जरिए आपको लोग घर पर लाकर चीजें दे देंगे। तो बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हो जाएंगी आइंदा कुछ सालों के अंदर, कुछ वर्षों के अंदर, वो शायद खत्म हो जाएंगी और उनकी जगह कुछ नई तब्दीली आए, नई जो है वो फील्ड्स ले लेंगी। अभी आज जिस प्रोग्राम में हम लोग सुबह में शामिल थे, उस प्रोग्राम में एक साइंसदान थे जिनका नाम है डॉक्टर शफीउद्दीन साहब। उनका ताल्लुक जो है हिंदुस्तान के उन 18 लोगों में है जिन्होंने हिंदुस्तान की चंद्रयान 2 का जो प्रोजेक्ट था, चंद्रयान 1 का जो प्रोजेक्ट था और साथ ही साथ जो मंगलयान का हमारा जो प्रोजेक्ट था, उन प्रोजेक्ट्स के जरिए जो इमेजेस आएंगी उन सैटेलाइट्स के जरिए, उनका डेटा एनालिसिस का काम करने वालों में 18 लोगों में वो अकेले मुस्लिम बंदे थे। तो अब उन्होंने जो बात कही वो ये कि आज की तारीख में या आज से 10 साल बाद स्पेस साइंस, स्पेस रिसर्च, स्पेस स्टेशन और इस तरह की जो दूसरी फील्ड्स हैं उसमें जबरदस्त डिमांड हो सकता है अगर हमारे बच्चे जो है वो सही तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने कुछ स्लाइड्स बनाई है, हम लोग चाह रहे हैं कि आप उनको देखें भी, उनको समझे भी और उनके हिसाब से जो है अपने आप को, अपने गोल को सेट करें और कोशिश ये करें कि कम से कम आप फिलवक्त जहां पर है वो एक प्लान करके आगे बढ़े ताकि आप एक अच्छी जो है वो मकसद को हासिल कर सके। सबसे पहले तो मुबारकबाद होना चाहिए आप लोगों के लिए। आप अपने लिए तालियां बजाएं कि अल्लाह का शुक्र और आपके वालिदैन का साथ रहा कि आप आज इस मकाम पर हैं कि आप जो हैं वो या तो 10वीं पास हो चुके हैं, 12th स्टैंडर्ड पास हो गए हैं और ग्रेजुएशन में इस वक्त कदम रख चुके हैं। तो आप बिल्कुल मुस्तहिक हैं मुबारकबाद के। आगे बढ़ते रहिए। आपको याद होगा आप जब बहुत छोटे थे, क्लास में थे, पहली दफा स्कूल गए थे, किसी को याद है स्कूल का पहला दिन? कितने बच्चों को याद है? तो कितना रोए थे? अम्मी भी रोई थी, है ना? मेरे बच्चों के साथ ये जालिम टीचर क्या करेंगे। छोटे बच्चों को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है ना, क्योंकि अब तक तो कभी अकेले छोड़ा नहीं था, लेकिन फर्स्ट टाइम 3 घंटा 4 घंटा किसी जगह पर किसी बच्चे को भेजना, आप वो दिन याद कीजिए और आज का दिन याद कीजिए। वक्त कितनी तेजी से चला गया और आप जो है वो बढ़ते चले गए। बहुत सारे रिजल्ट्स कार्ड आपके हाथ में है, फाइल बना के रखा है और आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी से लेकर 10वीं और उसके बाद की क्लासेस में आप आ चुके हैं। तो आप ये बात ख्याल करें कि वक्त किसी के लिए ठहरने वाला नहीं है। कितने बच्चे 10वीं के हैं यहाँ पे? जरा हाथ उठाएं तो। 10th स्टैंडर्ड जो देने वाले दे चुके हैं आमिर। अच्छा, इस साल 10th देंगे। और कितने बच्चे 10th दे चुके हैं? 11th में या 12th में है? उनकी तादाद क्यों कम नजर आ रही है? 10वीं में कितने लोग हैं अभी इस साल? हाथ उठाओ दोबारा। नहीं, गलत समझ रहे लोग। इस साल जो 10वीं पढ़ रहे हैं, यानी आप 10वीं का एग्जाम देने वाले हैं मार्च 2020 में। वेरी गुड। कम हुए आप। और जो पास हो चुके हैं 11th में है और 12th में है, वो लोग हाथ उठाएं जिन्होंने 2019 और 18 में एग्जाम दिया हुआ है। चलिए ठीक है, ठीक है। तो इन सबको इनाम मिलने वाला है सर। जी सर। और तो इनाम मिलेगा माशाल्लाह, आपके लिए जोरदार तालियां। आपकी हौसला अफजाई की जा रही है। कितने बच्चों ने तय किया है कि उनको क्या करना है लाइफ में, जो 10th में है, 12th में है, ताकि आप इन इकरा के जिम्मेदारों को अभी से बता सके कि देखो सर, मैं पायलट बनने वाली हूं और मेरे को जो है ना वो आप लोग की हेल्प चाहिए। मैं लॉयर बनने वाली हूं, मजिस्ट्रेट बनने वाली हूं, मेरे को आपकी हेल्प चाहिए। तो कितने लोगों ने तय किया? जरा हाथ उठाएं तो। बॉयज में से, गर्ल्स में से, दोनों जगह हाथ उठना चाहिए। अच्छा, कोई कुछ बोलना चाहेगा? क्या बनना चाहते हैं? कितने लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं कुरैश नगर के बच्चों में से? अच्छा, यहाँ पे ज्यादा डॉक्टर बनना नहीं चाहते क्योंकि यहाँ पे माहौल बहुत साजगार है, सेहतमंद लोग रहते हैं यहाँ पे, डिस्पेंसरी ज्यादा चलेगी नहीं लगता है, इसके लिए कोई बनना नहीं चाहता। बहरहाल देखिए, अगर आपने
अपने बारे में कुछ तय नहीं किया है, कुछ सोचा नहीं है, तो आपसे दरखास्त है, पेरेंट्स से भी दरखास्त है कि इस बारे में कि what my son, what my daughter will do in next few years, हमको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। उनसे भी पूछिए, आप भी खुद कुछ डिस्कशन कीजिए ताकि हम लोग उनके बारे में कुछ फैसला कर सके। सर इसको आगे बढ़ाइए जरा, और आगे बढ़ाइए। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर मैंने अपने बारे में कुछ सोचा नहीं कि मुझे क्या करना है, क्या बनना है, तो कुछ प्रॉब्लम है क्या? कुछ प्रॉब्लम हो सकता है? क्या प्रॉब्लम होगा? ओके चलिए एक छोटी सी मिसाल समझते हैं। इस वक्त अगर आप तमाम लोग फुटबॉल जानते हैं, बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, अगर दोनों टीमें मौजूद हो, उन्हें एक फुटबॉल भी दिया जाए, फुटबॉल का ग्राउंड भी हो, और इन्हें कहें कि आप लोग फुटबॉल खेलें, मुझको ये बताएं, अगर फुटबॉल वो खेल रहे हैं, लगातार खेल रहे हैं, वक्त का कोई तायुन नहीं है, बिल्कुल खेले जा रहे हैं, अगर उस ग्राउंड के अंदर ये जो आपको सामने नजर आ रहा है ये ना रहे, तो क्या वो फुटबॉल का कोई मकसद होगा? बस वो पूरा टाइम उस फुटबॉल के साथ यहां से वहां, यहां से वहां खेलते रहेंगे। फुटबॉल ना होने के, गोल पोस्ट ना होने की बिना पर उनको नहीं पता चलेगा कि उन्हें उनका मकसद क्या है, कि वो कहां पर जो है अपने बॉल को पोस्ट करेंगे। उसको आगे बढ़ाते रहिए सर, आप रुकिए मत, वरना हम लोग रुक जाएंगे। देखिए हमारे पास टाइम कम है, इसके लिए मैं बता रहा हूं, अगर आपने ये तय नहीं किया कि मुझे क्या करना है, क्या बनना है, तो कोई ना कोई और आपके बारे में तय कर दे, देख रिजवान तू है ना बेटा, तू है ना ये बनना। अब रिजवान की ख्वाहिश पूछा ही नहीं, रिजवान ने कुछ सोचा ही नहीं था, तो रिजवान को जो बोला गया वो वही करेगा। फिर हमारे बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे, चाहे वो रिजवान हो चाहे रुबीना हो, वो इसलिए आर्ट्स ले लेते हैं, इसलिए लॉ कर लेते हैं, इसलिए जो है वो सीए बन जाते हैं या किसी और फील्ड में चले जाते हैं, क्योंकि वो अपने बारे में खुद नहीं सोचते। आपने अगर अपने बारे में कुछ नहीं सोचा तो आपका जो हाल है उस कश्ती की तरह हो जाएगा जो इससे पहले आई थी, जो जहाज में तो है, समंदर में है वो जहाज, लेकिन उसका ताल्लुक उस लाइट हाउस से टूट चुका है जो उसको रास्ता बताता है, नेविगेशन करता है। अब वो जहाज किसके हवाले हो जाएगा? उस समंदर और हवा के थपेड़ों के हवाले हो जाएगा। वो समंदर की हवा जहां उसको ले जाएगी वो चले जाएगा। तो हमारे बच्चों को सोचना बहुत जरूरी है। अब आज की तारीख में देखिए, जो लोग कुछ अच्छा काम कर रहे हैं या सक्सेसफुल जिनको हम लोग कह रहे हैं, बहुत जल्दी उनको बहुत अच्छा सक्सेस मिल जा रहा है, वो लोग कर रहे क्या है एक्चुअली? कोई बताना चाहेगा कि जो लोग आज की तारीख में, जैसे आपने नाम सुना होगा सुंदर पिचई का। कौन है ये सुंदर पिचई भाई? कौन सी फिल्म में काम किया है इन्होंने? सुंदर पिचई जो फेमस एक्टर है ना, नहीं मालूम आप लोगों को? हाँ वेरी गुड, किसने बोला? इस बच्चे के लिए तालियां बजाएं। इस बच्चे ने ये कहा कि वो गूगल के ग्लोबल सीईओ है। ग्लोबल सीईओ उसी तरह से नंदन नीलखानी जिसको कहते हैं हम लोग, जिन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर आधार कार्ड क्या होता है, क्या होगा, क्या हो सकता है, 2008 की बात है, 2007 की बात है, जब उन्होंने प्रोजेक्ट लेकर आया था, तब की बात। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, फ्लिपकार्ट का जो मालिक है वो, ऐसे लोगों ने कुछ रिसर्च किया कि अगर हमको कामयाब होना है, हमको कुछ काम करना है इस दुनिया में आज, तो हमको ह्यूमन बीइंग्स के प्रॉब्लम्स को देखना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? आपको भी थोड़ा सोचना होगा कि क्या हम लोग इस तरह की कुछ मसाइल को हल कर सकते हैं जो आज के लोग फेस कर रहे हैं। आज देखिए पेटीएम कैसे आया, कोई बताएगा? पेटीएम का फायदा क्या है? पेटीएम शेखर गुप्ता ने लेकर आया। उसने ये रिसर्च किया कि हिंदुस्तान के लोगों का सबसे बड़ा मसला क्या है मालूम है? छुट्टे के पैसे। और उस छुट्टे पैसे पर उसने रिसर्च करके ये पता लगाया कि वो जो एक छोटा सा व्यापारी है जो अंडे बेचता है और जो उससे अंडे खरीदता है, ये दोनों के दरमियान में कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है छुट्टे को लेकर। तो उसने ये कहा कि सोचा कि ये दोनों के पास तो मोबाइल फोन है और ये 2 रुपया 4 रुपए के लिए झगड़ा क्यों करते हैं,
तो उन्होंने कहा कि कुछ इस तरह का ऐप बनाया जाए कि 2 रुपया 8 आना और 2 रुपया 4 आना भी हो तो बैंक से उसका ट्रांसफर आसानी से ऑनलाइन हो जाए। तो आप जितने भी बच्चे यहां बैठे हुए हैं, मैं आपको यकीन दिलाना चाह रहा हूं, अगर आप आइंदा 10 साल 15 साल 20 साल जब एक्चुअल वर्ल्ड ऑफ वर्क में आएंगे तो अभी आपको यह सोचना पड़ेगा कि आज के लोगों के मसाइल क्या हैं, आज के लोगों के प्रॉब्लम्स क्या हैं। उन प्रॉब्लम्स पर रिसर्च करके आप बहुत बड़े पैमाने पे जो है बड़ा काम करके आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी एक मिसाल सर मुझको याद आ रही है रितेश अग्रवाल की। रितेश अग्रवाल IIT का एक स्टूडेंट था। अपने कॉलेज के सिलसिले में उसको राजस्थान जाना हुआ। जब वो वहाँ पर पहुँचा तो सुबह उसे अपने कॉलेज का एक वाइवा पेश करना था, आप जैसे कुछ स्टूडेंट्स के सामने। लेकिन उस दिन जब शाम में वो वहाँ पर पहुँचा तो राजस्थान के पूरे इलाके के, जहाँ पर वो गया था, उस इलाके के अंदर उसको रहने के लिए कोई होटल ही नहीं मिला। बहुत परेशान हुआ, 8 से 10 जगहों पर घुमा, बिला आखिर थक हार कर वो वापस स्टेशन पर आया और पूरी रात उसने स्टेशन पर गुजारी। दूसरे दिन सुबह वापस 1000 IIT स्टूडेंट्स के सामने उसको अपना प्रेजेंटेशन पेश करना था। अब आप अंदाजा लगाएं उस वक्त उसकी क्या हालत होगी। पूरा दिन थका हुआ, फिर रात भर जागकर उस वक्त उसने सोचा कि मैं कुछ इस तरह से करूं कि मेरे साथ जो हाल हुआ वो किसी और के साथ ना हो। इसी के चलते उसने 3 महीने का एक स्टडी किया और एतराफ कुछ स्पेशल स्टेट्स को चुनकर उनसे एक डेटा कलेक्ट किया कि कितनी होटलें हैं, उन होटलों में रूम्स कितने होते हैं, कितने बुक होते हैं और उनका चार्जेस क्या होता है। एक डेटा तैयार होने के बाद उसने एक ऐप लॉन्च किया जिसे ओयो कहा जाता है। आज आप देख रहे हैं हर होटल के ऊपर OYO एक स्पेशल सिंबल होता है और आगे पीछे कुछ नहीं होता। अब उस ऐप के जरिए से आप या हम बआसानी रूम चॉइस कर सकते हैं, रेट तय कर सकते हैं और उस जगह पर पहुंचने से पहले ही अपने रूम का बुकिंग हो जाता है। और सिर्फ 2.5 साल के इस छोटे से वक्फे में वो शख्स तकरीबन 150 करोड़ का मालिक बन गया। उसने उस नाजुक चीज को देखा जो उस वक्त समाज की, ह्यूमन बीइंग की बहुत अहम जरूरत हुआ करती थी। उसकी एज जब उसने ये ओयो रूम्स लॉन्च किया था उस वक्त 24 साल थी और विद इन 2 इयर्स जो 2 करोड़ रुपए का उसका इन्वेस्टमेंट था वो विद इन 2 इयर्स 200 करोड़ में तब्दील हुआ। अब ये काम सिर्फ बड़े नहीं कर रहे। आप लोग बोलेंगे कि सर पैसे वाला होएगा इसके लिए किया है, हम लोग को क्या मालूम ये सब, बराबर ना। एक बच्चे का भी फोटो यहां देख रहे हैं आप। ये इस लड़के का नाम है तिलक मेहता। ये बच्चा कहां रहता है मालूम है आपको? हाँ, वेरी गुड। किसने कहा? एक बच्चे ने कहा, जवाब यहां से मिला है। ये बच्चा रहता है घाटकोपर में। कहां रहता है? फिलवक्त ये बच्चा 10वीं क्लास में है। सुन लीजिए आप, पेरेंट्स भी सुने, बच्चे भी सुने। ये बच्चा फिलवक्त 10वीं की क्लास में है। जब ये बच्चा 9वीं की क्लास में था, मतलब ये लास्ट ईयर की बात है, इस बच्चे ने बोरीवली में, ये बच्चा अपने अंकल के घर पे पढ़ाई के लिए, पढ़ाई की नियत से वहां गया था। 2-4 दिन छुट्टी थी, एंजॉय करना भी था, बुक्स वहां पे भूल गया। वापस जब आया तो उसको अचानक वो जो बुक्स थी उसकी जरूरत महसूस हुई। उसने अपने अब्बू को ऑफिस में फोन करके कहा कि अब्बू वो बोरीवली से मुझे घाटकोपर में क्या चाहिए, वो बुक आप मंगवा लीजिए अपने किसी भी आदमी को भेजकर। तो उसके डैडी ने कहा बेटा ये मुमकिन नहीं है मेरे लिए कि मैं किसी को भेजूं। उसके बाद में उसने अपने अब्बू को कहा कि फिर वो बुक कैसे आएगी। तो उसके अब्बू ने कहा कि ठीक है मैं कोरियर वाले को बोलता हूँ। वो कोरियर के बारे में मालूम पड़ा अंकल को, तो वो बुक जो बोरीवली में थी, बोरीवली से घाटकोपर लाने के लिए एक बुक का 250 रुपया चार्ज उसने बोला। कितने रुपए? 250 रुपए। वो बुक थी 50 रुपए की ओरिजिनल उसकी कीमत। अब कोरियर से वो जब बुक आएगी तो कितने की आएगी? तो 250 रुपया खर्च करना फजूल काम है ना, उससे जो नहीं खरीद सकता है वो। उस बच्चे ने दिमाग कैसे चलाया देखो। उस बच्चे ने अपने डैडी से कहा कि अब्बू ये जो मेरी जरूरत है ये तो मुंबईकर की जरूरत होगी, बहुत सारे लोगों की जरूरत होगी, तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ये कोरियर सर्विस या इस तरह का पार्सल का इधर से उधर करना ये कम कीमत पर हो जाए। तो उसके डैडी ने, उसके एक अंकल थे, उसके साथ में बैठकर उन्होंने प्लान करना शुरू किया कि मुंबई की हद में कौन एक्टिवली विद इन टाइम, कम वक्त में कम खर्च में ये काम कर सकता है।
आप में से कोई बता सकता है कि कम वक्त में, कम पैसों में, डिसिप्लिन के साथ में मुंबई में एक बहुत अच्छा नेटवर्क चलता है? यस, डब्बे वाला। ये बच्चे ने अपने अंकल के साथ में मिलकर डब्बे वालों के जो हेड थे, और ये डब्बे वालों की स्टोरी भी अलग है, आप गूगल पे सर्च करोगे, कई अवार्ड्स उनको मिले। कोई पढ़ा लिखा नहीं है। देखो, पढ़ाई लिखाई का ताल्लुक रोजगार से नहीं होता। ये हमारे अक्सर बच्चे इसलिए डिग्रियां लेना चाहते हैं कि जॉब करना है। टैलेंट जो होता है ना, आज की तारीख में सबसे बड़ा आदमी जिसको हम कहेंगे नॉलेज के एतबार से, पैसे के एतबार से, इन्वेस्टमेंट के एतबार से, उसका नाम है एलन मस्क, जो अमेरिका का बहुत बड़ा आदमी है। अमेरिका, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और एलन मस्क एक तरफ हो जाए, उसकी सोच इधर की है, बाकी दुनिया की सोच उधर है। वो बोलता है दुनिया में रहने का नहीं, मरीख पर रहने का। वो बोलता है स्पीड जो है ना, वो 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर से कुछ नहीं होता, कम से कम 1000 किलोमीटर वाली गाड़ी चाहिए अपने को। वो बोलता है एरोप्लेन ऐसे नहीं उड़ना चाहिए, ऐसे उड़ना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए। यानी दुनिया कुछ और सोचती है, वो कुछ और सोचता है। कल का उसका बयान आया कि देखिए, मैं ऐसे बच्चों को, ऐसे नौजवानों को लेने को तैयार हूं जिनके पास डिग्रियां नहीं है लेकिन जिनके पास स्किल है, जो मेरा काम करना जानते, जो मैं उनको काम दूंगा, वो काम करने के लिए अगर अहल रहेंगे, एबिलिटी अगर उनके अंदर होगी, तो मैं इनको यूएस भी बुलाऊंगा और उनको मरीख पे भी भेजूंगा, मैं मार्स पे भी भेजूंगा। तो ये डब्बे वालों के साथ में मिलकर प्लान बना और विद इन 6 मंथ इन्होंने पूरा डिजाइन करके एक कंपनी खड़ी कर दी, और वो कंपनी का नाम है पेपर एंड पार्सल। गूगल पे जाके सर्च करना आप आज की तारीख में। इस लड़के के 5 दिन ये स्कूल जाता है, 2 दिन ऑफिस जाता है। इसके पास 100 लोग इसके अंडर में काम करते हैं और 100 डब्बे वालों को ये अलग से रोजगार देता है। 63 लोगों का 63 इसने सर्कल्स बनाए हैं मुंबई के अंदर, पूरे स्टेशन को मिलाकर, और एक आदमी जो है वो कम से कम 150 से 200 पार्सल यहां से वहां करता है। तो जोरदार तालियां बजाए इस तिलक मेहता के लिए। मैं आपको ताली बजाने इसलिए कह रहा हूं कि आप इस तरह की सक्सेस स्टोरीज सिर्फ शाहरुख खान और आमिर खान की फिल्में देखकर अपने को कुछ नहीं मिलने वाला। हमको इस तरह की स्टोरीज पढ़ना होगा, इस तरह की डिटेल्स न्यूज चैनल्स पे जब आते हैं तो उसको थोड़ा क्यूरियोसिटी के साथ में देखना होगा, ताकि हम कुछ इम्पॉसिबल चीजें क्या कर सके, पॉसिबल कर सके। इम्पॉसिबल को अगर आप स्पेलिंग अलग करेंगे तो क्या बोलता है वो, क्या बोलता है? आई एम। ये वो पागल शख्स है जिसके बारे में सर ने कहा। इसका क्या कहना है कि मैं हिंदुस्तान से अमेरिका के लिए तकरीबन 13 से 14 घंटे लगते हैं। उसका यह मानना है कि मैं इंडिया से अमेरिका 1 घंटे में पहुंचा दूंगा। और अभी इसने प्लान शुरू कर दिया है, ऑलरेडी इसने बुकिंग शुरू की है। ये मरीख पर जाने के लिए बुकिंग कर रहा है। ये वो एलन मस्क। सर बता रहे थे पॉसिबल। हर बात को हम लोग इम्पॉसिबल सोचकर समझते हैं। आप देख रहे हैं रोजाना की जरूरत के लिए हम लोग ओला और उबर जैसी कंपनियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वो मालिकान है कंपनी के जिन्होंने इस बिजनेस में 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है। हम और आप जैसे कई ऐसे लोग हैं जिनको रोजगार की तलाश थी, उन्हें कहा कि भाई आप गाड़ियां खरीदें और वो लोगों को दें जिनको जरूरत है एक जगह से दूसरी जगह जाने की, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, जरूरत के मुताबिक, जरूरत को समझकर उसने उन कारों को लॉन्च किया। कारें किसी और की, यूज कोई और कर रहा है, और दरमियान में सिर्फ और सिर्फ वो मुनाफा कमा रहा है। तो बेटे आज के दौर में अगर हम ये सोचें कि ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है तो ये नामुमकिन है, बल्कि अगर आप इसको थोड़ा सा हटकर सोचेंगे तो आपको शायद नजर आएगा आई एम पॉसिबल। देखिए, इसी तरह से कुछ अलग हटकर सोचना। आप कभी जो भी खेल खेल रहे हैं, खेल में कुछ सोचिए, मैं अलग क्या कर सकता हूं। क्रिकेट के मैच में जो टेस्ट मैच था वो वनडे में कैसे कन्वर्ट हुआ? किसी ने सोचा होगा कि यार 5 दिन क्या फजूल टाइम लगता है। वो 5 दिन के बाद में 1 दिन पर आए, 1 दिन के बाद में क्या आया? 2020 आया ना। और आपने 10-10 के बारे में सुना है, वो भी चालू हो गया, वो भी शुरू हो गया, फिर 5-5 भी आ जाएगा, फिर 2-2 भी हो जाएगा, है ना। तो ये लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअली? ये लोग ये देख रहे हैं कि भाई 2 ओवर का मैच देखने के लिए भी पागल है लोग, आ जाते हैं, स्टेडियम भर जाता है, तो चलो 2 ओवर का मैच कर लेंगे। जो पब्लिक का डिमांड होगा, जो पब्लिक के प्रॉब्लम्स होंगे, उस पर रिसर्च करना ये बहुत जरूरी है अगर हमको कुछ अलग करना है। ये दुबई का बादशाह, इसको भी लोग पागल बोलते हैं, अजीब आदमी है ये। इसने अभी लास्ट ईयर, मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले, इसने ऐलान किया कि भाई दुबई के अंदर 10x मिशन शुरू होगा। 10x मिशन का मतलब
हमारा मुल्क यानी इनका दुबई जो मुल्क है ये किसी भी दुनिया की कंट्री से 10 गुना आगे रहेगा हर मामले के अंदर। और इस पागलपन के, अब इसको पागलपन कहिए या कुछ भी कहिए आप, इन्होंने एलन मस्क जैसे लोगों से टाई अप किया है और जो सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली जो हम कहेंगे हाइपर लूप ट्रेन, वो सबसे पहले अगर पूरी दुनिया में कहीं लॉन्च होने वाली है तो वो सिर्फ और सिर्फ दुबई में लॉन्च होने वाली है, जिसकी रफ्तार आप देख सकते हैं। दुबई से अबू दुबई जाने के लिए कई घंटों का सफर तय करना पड़ता है, कई हजारों किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। ये 12 मिनट के अंदर 10,000 पैसेंजर को 120 किलोमीटर यानी 12 मिनट में कितना किलोमीटर का फासला तय होगा, कितनी तेज, यानी वो आई और गई अपने को मालूम भी नहीं पड़ेगा, इतनी तेज रफ्तार से इन लोगों ने, आपने नाम सुना होगा स्मार्टफोन का जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, पागलपंती की हद जिसको बोलते हैं ना, इन्होंने बनाया है स्मार्ट पुलिस स्टेशन। स्मार्ट पुलिस स्टेशन मतलब वहां पर कोई शख्स नहीं मिलेगा पुलिस वाला, पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगा कंप्लेन करने का, कंप्लेन नहीं करना है, बात करना है, आप किसी से भी वीडियो चैट कर सकते हैं, वहां का जो कमिश्नर होगा पुलिस वाला होगा उसको डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं। उसी तरह से आज देखिए अभी जिस हॉल में आप बैठे हैं ये कितनी कैपेसिटी का हॉल है, 1200 की कैपेसिटी होगा, इसमें कंट्रोल टेम्परेचर है, बराबर है, लेकिन एक लिमिटेड एरिया है ये लोग क्या बना रहे मालूम है, कंट्रोल टेम्परेचर सिटी, मतलब पूरा कुरैश नगर एक मखसूस टेम्परेचर में रहेगा। एक्चुअली वो उतना बड़ा क्या बना रहे हैं, मॉल बना रहे हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये सारी जगह पर ये इतनी बड़ी जो तब्दीली आ रही है उसमें हमारा रोल क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, ना तो हमारा दिमाग लग रहा है, ना हमारा हाथ लग रहा है, ना हमारा कोई दूसरा कंट्रीब्यूशन है। तो हमको सोचना पड़ेगा कि अगर हमने अपने आप को तैयार नहीं किया, ओला बुक करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना मोबाइल फोन, दुबई के अंदर क्या होगा आइंदा कुछ दिनों के अंदर, हेलीकॉप्टर जिसका दूसरा नाम क्या है, वोलोकॉप्टर, आपने देखा होगा, विदाउट पायलट वो वोलोकॉप्टर चलेगा, आप जब बुक करेंगे आपके पास आएगा उड़ के और आपको उड़ा के लेकर जाएगा। समझ रहे हैं आप, जो बोलते हैं ना शेर है कि महवे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। ये आइंदा 5 साल आप देखिए क्या कुछ तब्दीली आएगी। अब उसमें अगर हमको लिखना पढ़ना ही नहीं आता है, हमको x + y का होल स्क्वायर ही नहीं मालूम है, हमको x + y का होल क्यूब ही नहीं मालूम है, तो आप जो है बहुत पीछे रह जाएंगे। तो थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करना, साइंस और मैथ्स और इंग्लिश और दूसरे सब्जेक्ट्स में भी, कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स में भी, और ये देखना कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्या मसाइल है जिसका हम हल दे सकते हैं। इसके लिए आपको आपके लिए गोल सेट करना होगा। वो गोल अलग अलग किस्म के हों, पहले छोटा गोल हो, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, और एक विजन लेके चलना पड़ेगा आने वाली अपनी जिंदगी के लिए, और उस विजन के हिसाब से आपको आपका रास्ता तय करना होगा। यहां पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 11th और 12th में ऑलरेडी एडमिशन ले चुका है, कुछ बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो इन्होंने जो गोल सेट किया हुआ है उस गोल के मुताबिक आपको चलना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़िए सर, जरा स्लाइड आगे बढ़ाइए, हमारे पास टाइम कम है। इस साल अब तक नहीं सोचा था, कोई मसला नहीं, जितने भी बच्चे पेन कॉपी लाए हैं वो इस साल घर पर जाकर इस साल क्या करेंगे, 2020 आपका कैसा गुजरेगा उसके बारे में कुछ तो लिखिए, कुछ मिशन स्टेटमेंट लिखिए कि आइंदा 2 साल में, आइंदा 1 साल में, आइंदा 5 साल में मेरी लाइफ क्या थी और क्या होगी। और ये मैं सिर्फ बच्चों से नहीं कह रहा हूं, जो बड़े यहां बैठे हुए हैं वो भी अपने बारे में लिखें। अगर वो बिजनेस कर रहे हैं, अगर वो टीचर हैं, अगर वो प्रोफेसर हैं, अगर वो जर्नलिस्ट हैं, तो थोड़ा सोचिए कि मैं अपनी सलाहियतों के साथ में आइंदा 5 साल किस तरह से कंट्रीब्यूशन कर सकता हूं। इन जो लोग ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये लोग ये अभी से कोशिश कर रहे होंगे कि आइंदा साल जब एजुकेशन फेस्ट होगा कुर्ला का, कुरैश नगर का, तो क्या तब्दीली आ सकती है, क्या उसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं, क्या हम लोग कुछ क्रिएटिविटी उसके अंदर ला सकते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग घर पर इन चीजों पर थोड़ा रिसर्च कीजिए, कुछ लिखिए अपने बारे में और फोकस रहिए। देखिए हम लोग क्या होता है, सोचते बहुत ज्यादा है लेकिन, और बातें भी बहुत करते हैं, लेकिन अमली मैदान में पीछे हो जाते, थक जाते, सोते हैं, सुस्ती है, काहिली है, मोबाइल फोन है, फ्रेंड्स है, और बहुत सारी चीजों में हम लोग लग जाते हैं, दावत है, शादी है, हमारी प्रायोरिटीज बहुत बहुत ज्यादा अपने मकसद से मैच नहीं होती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा
मैंने लास्ट ईयर भी कहा था कि आपके घर का, जो बड़े लोग यहां मौजूद है, आपके घर का बजट बनता है, बजट बनता है मतलब एक अंदाजा होता है ना कि एक महीने में आप कितना खर्च करने वाले हैं घर के लोगों पर। उसमें आप सोचिए कि अपने बच्चों की तरबियत के लिए, किताबों के लिए, इल्मी बातों के लिए या इस तरह के कोई वर्कशॉप अटेंड करने के लिए कितना खर्च कर रहे हैं आप। अगर 15,000 रुपए, 20,000 रुपए हमारा माहाना खर्च है, उसमें से क्या 2,000 रुपए हम किसी इस चीज पर खर्च कर रहे हैं कि हमारे बच्चों की रूहानी गिजा, दिमागी गिजा उससे कुछ बदले। तो इस पर थोड़ा सा आपको गौर करना पड़ेगा। हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी है। हमारे पास मेरे ख्याल से 5 मिनट बचा है, तो मैं आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा कि देखिए 4 C's के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, उसके बाद 2 C और 3 H, और उसके बाद बात खत्म हो जाएगी। आज 21st सेंचुरी, गूगल पे जाके पूछिए 21st सेंचुरी के 4 C's कौन से। पहला आएगा वो है कम्युनिकेशन। आपको सब कुछ आता है, आपके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, लेकिन बात करने नहीं आता है, आगे चल के बहुत तकलीफ होगी। सही बोला या गलत? आपके पास डिग्रियां ना हो, लेकिन मुंबई की लैंग्वेज में बोलते हैं ना, बोल वचन करने बहुत आता है, तो आप जरूर आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो कम्युनिकेशन स्किल, इसको अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। और इसके लिए मैं घरों पर भी कहूंगा कि हम लोग अपने बच्चों को बोलने का मौका ही नहीं देते। कुछ फॉर्मल इनफॉर्मल प्रोग्राम्स अपने घरों में भी कीजिए। शादी ब्याह के अंदर कुछ अगर एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम हो, तो अपने किसी बच्चे को आप जिम्मेदारी दिए कि बेटा ये मेहंदी का प्रोग्राम है, इसको आप ऑर्गेनाइज कीजिए, इसमें आप लीड कीजिए, इसमें मेहमानों को आप बुलाइए, दावतनामा आप बनाइए, एक रिस्पॉन्सिबल काम उनको कुछ दीजिए। तो ये जो झिझक है, ये जो शर्म है, ये निकलेगी, ये हौसला पैदा होगा। पहला सी क्या है? कम्युनिकेशन। दूसरा सी क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या कि आपको जो कुछ दिखाई देता है उसको थोड़ा एनालाइज करना, जो कि तू उसको कबूल नहीं करना। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर क्या हो रहा है, अभी जो हालात चल रहे हैं, उसमें हमने कुछ वीडियोस देखे जो बहुत पुराने वीडियोस थे कि पब्लिक सामने खड़ी हुई है, पुलिस उनको डायरेक्ट गोली मार रही है। वो आज के हालात के वीडियोस थे नहीं, वो पुराने वीडियोस थे जो वायरल हो गए। हमने सोचा कि भाई वाकई ऐसा हुआ है, और हम लोग जो है फिर लान तान करने लगे और कुछ का कुछ मामला हो गया। तो क्रिटिकल थिंकर बनना बहुत जरूरी है। बिटवीन द लाइंस पढ़ने वाला, कौन सी चीज सही है गलत है, इसका फैसला हमको बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। इसको क्रिटिकल थिंकर बोलते हैं। तीसरा सी जो है वो है कोलैबोरेशन। आप अपनी नाक अपने को बहुत छोटी करनी पड़ेगी। हर काम मैं ही करूंगा, ये पूरा प्रोग्राम याकूब सर अकेले कर लेंगे, पॉसिबल नहीं है। हर काम आज की तारीख में कोलैबोरेशन से हो रहा है। तो अपने बच्चों को ये सिखाना कि भाई गुस्सा, एंगर और लोगों को बर्दाश्त करना, लोगों के साथ में मिलकर काम करना, ये सारी सलाहियतें अपने अंदर होना बहुत जरूरी है। 3 सी हो गए, चौथा सी क्या होगा? क्रिएटिविटी। कि आप कुछ अलग करें, आप कुछ अलग सोचें। जो बच्चे हैं स्कूल में, आप कभी अपने टीचर को यह मशवरा देते हैं कि स्कूल में इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए? हमारी स्कूल में एक बच्ची ने आके कहा कि सर हमारी स्कूल में 10 साल से एक प्रोग्राम होता है इंग्लिश डे, उसमें बहुत सारे मुकाबले होते। एक बच्ची ने जो अभी 10वीं के अंदर है, पिछले 4 साल से वो प्रोग्राम अटेंड कर रही है, उसने मुझसे कहा कि सर आप लोग जो इंग्लिश डे में प्रोग्राम करते हैं, क्या उसमें डिक्शनरी रीडिंग का कोई प्रोग्राम हो सकता है जो अब तक नहीं हुआ है? तो मैंने कहा डिक्शनरी रीडिंग का प्रोग्राम कैसे होगा भाई, वो कंपटीशन कैसे होगा? उसने पूरा सोच समझ के दूसरे दिन तीसरे दिन मुझे ला के बताया कि सर देखो ये रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, आप ऐसे ऐसे कंपटीशन कर सकते। क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। और ये 2 सी जो हम लोग अपनी तरफ से बता रहे हैं, जो इकरा के ब्याह में मैं आपको कह रहा हूं कि आज देखिए आप कितने भी क्रिएटिव हो, कितने भी क्रिटिकल थिंकर हो, कोलैबोरेशन में काम कर रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो, लेकिन आपका अगर कैरेक्टर अच्छा नहीं है, अगर आप ईमानदार नहीं है, अब अगर आप जो है वो जो बात बोलते हैं उस पर पूरा नहीं उतरते आप, तो मेरे ख्याल से आइंदा आपको कुछ काम मिलेगा नहीं। और हो सकता है कि बहुत सारे लोग अभी जो कामयाब है वो चापलूसी करके, झूठ बोल के, गलत काम करके ये काम कर ले, लेकिन उनका जो ये पूरा बोलेंगे ना सब सामान एक ना एक दिन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और कैरेक्टर से ही इंपॉर्टेंट चीज एक और है, वो क्या है? कंट्रीब्यूटर। हम लोग आज की तारीख में क्यों कमाना चाह रहे हैं, क्यों अच्छे पोस्ट पर जाना चाह रहे हैं? क्योंकि सर मेरा फ्लैट बड़ा होएगा ना,
मेरे अब्बू को मेरे को हज कराने का है ना, मेरे को मेरे बच्चे लोग को पढ़ाने का है ना, सब मेरा आसपास ही घूम रहे हैं हम लोग। लेकिन आपको यह सोचना होगा कि क्या आपका काम सिर्फ खाना पकाना, सो जाना और मर जाना, कब्र की मिट्टी में मिल जाना, खाली यही है? हमको छठा सी यानी एज अ कंट्रीब्यूटर, मैंने कहा ना कि उबैदुर रहमान नाम का लड़का जो हिंदुस्तान के न्यूक्लियर रिएक्टर को संभाल रहा है, कि मजा लेके उसको हिंदुस्तान से कोई बाहर कर सके, वो जाएगा तो जूते और पैर पकड़ लेंगे कि भाई जाना नहीं, क्योंकि वो काम कौन करेगा। और आखिर में 3 H, हेड, हार्ट और हैंड, ये 3 H पर काम कीजिए। अच्छी गिजा यहां पर डालिए, ठीक है, ताकि अच्छी सोच यहां डेवलप हो, और कुछ अच्छे काम इस हाथ से कीजिए, हैंड से कीजिए, ताकि हम कुछ कंस्ट्रक्टिव काम जो है वो इस दुनिया में कर सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो काम इकरा एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट कर रहा है उसके अंदर और जो है इजाफा हो, और जो नेक मकसद के साथ ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनके मकासद को कबूल करे, आमीन। मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने हम लोगों को इतनी देर तक सुना, बर्दाश्त किया। जज़ाकल्लाहु खैर।